हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12th के चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स की इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इनकी केमिस्ट्री का जब तुम लास्ट चैप्टर पढ़ते हो फ्रॉम क्लास 12th सेकेंड बुक, इसमें हम नॉर्मली बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लास्ट चैप्टर आता है उसे हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। It is made up of two words, bio plus molecules. Here the bio is talk about living molecules के बारे में कि the molecules those were responsible for growth, reproduction and most important sustaining the life etc is called बायोमोलिक्यूल्स। तो हम जनरली अभी जो बात करने वाले हैं हम टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स वगैरह के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हियर वी गेट द आइडिया, और जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आपके दिमाग में आए होंगे या फिर आपने कहीं ना कहीं यू मस्ट बी अवेयर फ्रॉम दिस क्वेश्चंस कि हाउ रियली थिंग्स वर्क्स। तो कुछ प्रीवियस नॉलेज से क्वेश्चन है जो आपने प्रीवियस चैप्टर्स में कहीं ना कहीं इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो लेट्स से द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे बात की गई है कि यू आर फेमिलियर विद द वर्ड्स लाइक लेट्स से कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने सुना होगा, प्रोटीन के बारे में सुना होगा, विटामिन के बारे में सुना होगा, डीएनए एंड आरएनए के बारे में सुना होगा। ठीक, तो अगर हम इसको देखें तो ये जो जितने भी वर्ड आए हैं दीज ऑल आर बायोमोलिक्यूल्स। Even we can also add hormones here। ठीक, इसके अलावा भी होते हैं बट we study over here about them। ऑलराइट, ओके। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो प्राइमरली हमको ये जो प्राइमरली मिलते हैं ये मिलते हैं प्लांट से, और प्लांट्स इनको प्रिपेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये हमको मिलते हैं पल्सेस से, प्लस ये हमको मिलते हैं मीट, इवन वी ऑल्सो गेट अ लिटिल बिट फ्रॉम लेट्स से मिल्क। विटामिन जो होते हैं दे प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट डिसीज। तो ये डिसीजेस के अगेंस्ट हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। तो ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आ जाते हैं, बट इट वेरीज कि ह्यूमन बीइंग में या फिर मैमल्स के अंदर किस तरह का होगा, बैक्टीरिया में किस तरह का होगा, वायरस में किस तरह का होगा जेनेटिक मटेरियल, तो दैट्स ऑल। अगर हम बात करें हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक कम्युनिकेटिव एजेंट्स है, बिकॉज ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर बॉडी पार्ट और ऑर्गन के भाई तुमको क्या करना है। ठीक, तो उसकी इंफॉर्मेशन को ये ट्रांसफर करने का काम करता है। लेट्स से नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हियर कह रहे हैं द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का कंपोजिशन क्या है, यानी कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक, तो इन टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, डीएनए एंड आरएनए की बात होगी। ठीक, दूसरा है द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है। ठीक है, तो हम प्राइमरली क्या है, हम कार्बोहाइड्रेट को प्लांट्स वगैरह से कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी डिपेंड्स ऑन कार्बोहाइड्रेट। द हाउ ट्रांसफरेंस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि एक जनरेशन से G1 से G2 के अंदर ये जो मटेरियल है या इंफॉर्मेशन है किस तरीके से ट्रांसफर होती है। तो here we are talking about DNA and RNA।
वाई वी प्रेफर अ बैलेंस डाइट, हमको बैलेंस डाइट को प्रेफर क्यों करना चाहिए? तो दीज ऑल द टर्म्स यू मस्ट हैव हियर्ड बिफोर। तो दीज आर वेरी सिंपल टर्म्स जिसको हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, और इन सिंपल टर्म्स को हम आगे और समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, ओके, लेट्स स्टार्ट। Now we reach to the point or the most important part of any chapter that we call introduction, introduction of biomolecule. अगर हम किसी भी लिविंग सिस्टम की बात करें तो उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है, सस्टेन करता है वो अपनी लाइफ को, और रिप्रोडक्शन करता है, ठीक। टू sustain the new generations or to keep the new generation or the same animals in the world. अगर हम मोस्ट अमेजिंग थिंग की बात करें अबाउट ए लिविंग सिस्टम दैट कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इनके अगर हम बात करते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो बेसिक चीज़ें तुमको मिलेंगी वो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा एंड ऑक्सीजन होगा। ये बेसिक चीज़ें पाई जाती हैं दैट फॉर्म्स द कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे जो कि नॉन लिविंग एटम से मिलकर बना होता है, तो दैट्स मॉलिक्यूल और एटम्स जो कि खुद नॉन लिविंग है, और जब वो कंबाइन होते हैं किसी सर्टेन कंपोजिशन में देन दे गिव अ लाइफ, और लाइफ टू ए ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो परसूट ऑफ नॉलेज जो हम बात करते हैं कि इनकी जो बायोमोलिक्यूल्स है इनकी स्टडी हम करते हैं एक डोमेन में, एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में we generally study biochemical reaction responsible for life or sustaining the life, sustaining the life। और लिविंग सिस्टम जो होते हैं वो बहुत सारे वेरियस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि हमने प्लांट्स में देखा था, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स जैसा कि हमने एनिमल्स में देखा है, ठीक है। तो एनिमल्स की बॉडी बनी होती है प्रोटीन की, न्यूक्लिक एसिड की और लिपिड्स की। अगर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम प्रोटीन वर्ड की बात करें, प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं एज अ फूड। जैसे हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को अपने फूड की फॉर्म में लेते हैं बिकॉज इट इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। These biomolecules interact with each other and constitute molecular logic of the life process। जो भी लिविंग बीइंग की प्रोसेस होती है उसके लिए एक लॉजिक तैयार करते हैं। इन एडिशन सम सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि हमने बात की थी विटामिन की और मिनरल्स की, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को ये रोल प्ले करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम बायोमोलिक्यूल्स की। तो बायोमोलिक्यूल्स आर लाइफलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड which forms a basis of the life. They build up the living system and responsible for their growth, maintenance, और फॉर एग्जाम्पल वो कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट जैसा प्लांट में, प्रोटीन हमारी बॉडी में, और विटामिन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और लिपिड्स जो होते हैं फैट वगैरह पाई जाती हैं। जैसे कि हम जानते हैं जब बायोमोलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं तो फॉर्मेशन होता है सेल्स का। दीज सेल्स और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स कहलाते हैं टिश्यूज, और मल्टीपल टिश्यूज जब आपस में एक बनाते हैं उसे बोलते हैं ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में जुड़ते हैं तो हम बोलते हैं उसको लिविंग बीइंग ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। बेसिकली हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो बेसिक चीज़ क्या है कि जो तुमको सबसे खास तौर से याद रखनी है वो ये कि भाई जो भी तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और ये पॉलीहाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट वी डिस्कस हियर, ठीक है। अगर हम बात करें प्राइमरली इनको ऑब्टेन किया जाता है प्लांट से, भी ऑलरेडी डिस्कस, और प्लांट इनको फॉर्म करते हैं प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑलराइट। और नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले मॉलिक्यूल क्या है, यही है।
हमने फर्दर बात की कि इसके एग्जाम्पल होते हैं शुगर कैन, ग्लूकोज, स्टार्च। ऐसी मोस्ट ऑफ देम जनरली इनके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ये सब वाला, CxH2O। यहाँ पर तुमको याद क्या रखना है, ऑल्सो इस फॉर्मूले को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड आउट देयर इज हाइड्रेट, हाइड्रेट में मतलब वाटर ऑफ कार्बन। सिंपली ये फॉर्मूला सभी पे अप्लाई नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करें तो ये दैट विल बी सेट इन दिस फॉर्मूला बट स्टिल इट इज नॉट पार्ट ऑफ ए बायोमोलिक्यूल, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे। ठीक, तो ग्लूकोज जो है इस फॉर्मूले में सेट बैठता है। ये हमारी स्ट्रक्चर है डी फ्रुक्टोज की, ये हमारी स्ट्रक्चर है डी प्लस ग्लूकोज की। अब हम फर्दर बात करेंगे ये दोनों क्या है, मोनोमर्स हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हमने बात की कि एसिटिक एसिड जो है इस फॉर्मूले के अंदर सेट बैठेगा बट इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। ऐसे सिंपली ये रेमिनोज है, रेमिनोज क्या होता है, जिसका फॉर्मूला था C6H12O5। ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता बट स्टिल इट इज कार्बोहाइड्रेट। तो दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि वो ओल्ड एक डेफिनेशन थी दैट इज नॉट फ्लेक्सिबल दैट मच कि हम उसको हर जगह पे सेट करके बिठा दें। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट न्यू डेफिनेशन फॉर द कंपाउंड। ओके, ये मॉडर्न डेफिनेशन है कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। द वन मोर वर्ड इज यूज दैट इज सेकेराइड्स, इसको सेकेराइड्स भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है डी ग्लूकोज और यहाँ पे दिखाया है डी माइनस फ्रुक्टोज। जो तुम्हारा फ्रुक्टोज है वो एक कीटोज है और जो तुम्हारा ग्लूकोज है वो एक एल्डोज है, यानी कि इसमें एल्डिहाइड होता है ग्लूकोज के अंदर और उसमें कीटोज होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, उनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो वी कैन क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे हम बात करें सबसे पहले तो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट पाई जाती है उनको बोलते हैं हम मोनोसेकेराइड्स। जिसमें 2 से लेकर और यू विल फाइंड आउट कि हियर 2 से लेकर 10 तक यूनिट्स पाई जाती हैं उनको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। और जिसके अंदर कंबाइन हो नंबर ऑफ यूनिट्स मोर फार देन 10 तो उनको बोलते हैं हम पॉलीसेकेराइड्स। तो जनरली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम अगर पहली डेफिनेशन की बात करें तो एनी सेकेराइड्स ओके मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, सेकेराइड्स कैन नॉट बी further hydrolyzed is called monosaccharides। ठीक, एग्जाम्पल क्या है इसके, ऑफ कोर्स ग्लूकोज, दूसरा है फ्रुक्टोज, ऑल्सो लैक्टोज, ऑल्सो ग्लैक्टोज एक्सेट्रा। ये क्या है, कुछ नाम है जो मोनोसेक्राइड की बात करते हैं। अब बात करते हैं ओलिंगो की, तो ऑन हाइड्रोलाइसिस saccharides gives 2 to 10 मोनोमर्स, या फिर हम इस मोनोमर्स की जगह एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, मोनोसेक्राइड्स आर कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड्स। एग्जाम्पल क्या है इसके, लेट्स से लैक्टोज, माल्टोज, ऑल्सो सुक्रोज, ये कुछ एग्जाम्पल। अब बात कर लेते हैं पॉलीसेक्राइड्स की, तो ऑन हाइड्रोलाइसिस gives more than 10 monosaccharides are called, that you are saying
पॉलीसेक्राइड्स। एग्जाम्पल है इसके स्टार्च, सेलुलोज, गम, एक्सेट्रा। ये क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल है जो जनरली यू आर अवेयर फ्रॉम दैम। ठीक, तो इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, इसको डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ दीज। जैसे यहाँ पर इन्होंने बात की है मोनोसेक्राइड्स की, कि भाई मोनोसेक्राइड्स कौन होते हैं। तो इनको कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपल यूनिट, या फिर पॉलीसेक्राइड एल्डिहाइड या कीटोन, तो उनको हम बोल देंगे मोनोसेक्राइड्स। वी डिस्कस अबाउट 20 मोनोसेक्राइड्स आर नोन, लगभग लगभग 20 नोन है इन द नेचर। सम जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, राइबोज है। तो यहाँ पे जैसे पिक्चर दी है डी ग्लूकोज की, तो ये पिक्चर क्या है, डी ग्लूकोज की, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। जैसे ये है 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 तो होगा कार्बन। देन हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन होंगे 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हो गया हाइड्रोजन, फिर 6 हो गई ऑक्सीजन। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 हो गए हमारे पास ऑक्सीजन। दैट्स वाई इट फिट इनटू द फॉर्मूला। सिमिलरली अगर हम बात करें दूसरे वाले की, तो ये है डी माइनस फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज में क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। दैट्स वाई ये हो गई हमारी दूसरा वाला मोनोमर, जो हमारा फ्रुक्टोज और कीटोज है। अब बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की। तो ओलिगो के बारे में हमने बात की थी कि ये यील्ड करता है 2 और मोर देन 2 से लेकर 10 तक के मॉलिक्यूल या यूनिट्स। ठीक है, अब इसको फर्दर हम डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हम बात करें डाइसेक्राइड्स की, फिर ट्राइसेक्राइड की, या फिर टेट्रासेक्राइड्स की। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी अगली कैटेगरी में। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स दे प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। डाइसेक्राइड्स के अंदर अगर मोस्ट कॉमन की बात करें तो टू टू मोनोसेक्राइड्स यूनिट ऑफ 10 ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेक्राइड्स मे बी सेम डिफरेंट। तो अगर हम सुक्रोज की बात करते हैं, उसको हम वाटर में डालें और इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करें। कैसा मीडियम, एसिडिक मीडियम, तो ये ब्रेक होकर देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अगर सिमिलर हम माल्टोज की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल देगा किसके, ग्लूकोज के। तो इस तरीके से तुमको डाइसेक्राइड से 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हम पॉलीसेक्राइड्स की। तो पॉलीसेक्राइड के केस में क्या होता है कि जो पॉलीसेक्राइड्स हैं आपके पास, वो विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स विद ऑन हाइड्रोलाइसिस कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स के से। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल हमने स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन की बात की, गम्स की बात की। उसमें अगर स्टार्च को हम पानी में डालते हैं तो ये देता है ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीट, यानी कि इनका टेस्ट स्वीट नहीं होता। दैट्स व्हाई वी पुट देम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन शुगर। तो इनको हम नॉन शुगर बोलते हैं। ठीक है, जबकि ओलिगोसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड्स को हम बोलते हैं हमेशा शुगर। ठीक, दे आर एमोर्फस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑल्सो दे आर अमोर्फस एंड इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं इन नटशेल, अगर हम बात करें बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर टूवर्ड हाइड्रोलाइसिस। हमने इसको मोनोसेक्राइड नाम दिया, और ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। हमने बात की कि भाई इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ठीक, तो दैट इज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज। हमने इस तरीके से बात की। अगर ईल्ड 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स आते हो तो हमने इसको बोला था कि भाई ये क्या आएंगे, ओलिगोसेक्राइड्स होंगे। और अगर ईल्ड बहुत नंबर ऑफ बिगर नंबर आ रहा हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो पॉलीसेक्राइड्स की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो नेचर के बेसिस पर हम इनको रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में बांटते हैं। अब इसके अंदर हम यूज करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। सोल्यूशन टेस्ट, राइट।
लेट्स बिगिन। कह रहे हैं ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन और टॉलन टेस्ट आर प्रेफर्ड रिड्यूसिंग शुगर। तो जितने भी मोनोसेक्राइड्स होंगे वेदर एल्डोज और कीटोज सबके सब क्या है, एक तरीके से रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आएंगे सारे मोनोसेक्राइड्स। जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पाया जाता है, वो सबके सब क्या होते हैं, सबके सब होते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। अगर हम यहीं पे बात करें, वो कार्बोहाइड्रेट which cannot reduce Fehling solution or Tonic reagents are called non reducing sugars। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, referred as non reducing sugar। ठीक है, अब कौन सी है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो वो है सुक्रोज। इसके अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तो अगर हम मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं जनरली, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जिसको समझना पड़ेगा। कि देखिए, अगर कहीं पर 3 कार्बन पाए जाते हो तो उसको बोलते हैं ट्रायोस, 4 हो जाएं तो टेट्राओस, 5 हो जाएं तो पेंटोस, 6 हो जाएं तो हेक्सोस और 7 हो जाएं तो हेप्टोस। तो ये नंबर ऑफ कार्बन है, जनरल टर्म्स यूज कर रहे हैं हम, कार्बन के लिए ओस लगा देंगे अगर कोई भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होगा तो। अगर किसी के अंदर आ जाए एल्डिहाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, तो उसके नाम के स्टार्टिंग में सिर्फ एल्डो फिर ट्रायोस हो जाएगा। ऐसी एल्डो टेट्रोस हो जाएगा, एल्डो पेंटोस हो जाएगा, एल्डो हेक्सोस हो जाएगा और एल्डो हेप्टोस हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें कीटोन ग्रुप आ जाए तो स्टार्टिंग का वर्ड है कीटो, तो यहाँ पे हम कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस और कीटो हेप्टोस नाम को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो जनरली ये तुमको कुछ चीजें याद रखनी है। अब बात करते हैं हम ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज के बारे में अगर हम बात करें तो ग्लूकोज एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक, आपने जनरली गर्मियों में देखा होगा कि ग्लूकोज को लेते हैं जिसको बोलते हैं डी ग्लूकोज। ठीक, उसका यूज करते हैं हम ड्रिंकिंग में। ठीक, सोल्यूशन वाटर में सॉल्युबल होता है और इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम शुगर। यहाँ पे नीचे मॉलिक्यूल दिया है डी ग्लूकोज का। ओके, नाउ लेट्स बिगिन फॉर द प्रिपरेशन। तो जनरली ग्लूकोज को बनाया जाता है कि फ्री फॉर्म में भी पाई जाती है नेचर में और इवन कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है। तो जैसा अगर हम बात करें, इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। तो जैसे पके हुए जो ग्रेप्स होते हैं वो कंटेन करते हैं लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज को। सबसे पहला तरीका है फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, ये सोर्स है जिससे ये लिया जाता है, उसे बोलते हैं कैन शुगर, यानी कि जो गन्ना होता है, गन्ने का रस, उसमें क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है। अब इसको अगर हम बॉईल करें विद डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 इन द एल्कोहलिक सोल्यूशन, तो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ऑप्टेन होते हैं, यानी कि ये टूटेगा और एक तो ग्लूकोज देगा और दूसरा फ्रुक्टोज दे देगा। ऐसे ही सिंपली बात करें हम दूसरा, तो अगला है हमारा फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, ये स्टोर किया जाता है प्लांट्स के द्वारा बाय द फोटो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द फ्रूट, इन द रूट्स और लीव्स और इवन स्टेम। तो ये सब जगहों पर इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि फर्दर आगे उसको यूज कर पाए। तो इसमें क्या होगा कि जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो स्टार्च बाय बॉइलिंग इन डाइल्यूट H2SO4 393 पर, तो ये फर्दर प्रेशर के अंदर रहता है, तो इसके अंदर हमको मिलता है ग्लूकोज। ठीक, अदरवाइज दीज आर चेन। तो हम बात करेंगे कि किस तरह की चेन है ये। अब हम लोग बात करने वाले हैं इन दो प्रिपरेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर डिस्कस करने की, दैट इज कि हमको चेन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। जैसे सपोज करें ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम इसको बोल देंगे एल्डोहेक्सोस। ऑल्सो इसको डेक्सट्रोज के नाम से भी जाना जाता है। वी फर्दर टॉक अबाउट व्हाई वी कॉल इट डेक्सट्रोज। ठीक, तो मोनोमर ऑफ मैनी ऑफ द लार्जर कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम बात करें, जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, तो उसमें ग्लूकोज ही पाया जाएगा। ठीक, और मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये अर्थ सरफेस पर।
स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, अगर हम इसको HI के साथ बहुत लंबे टाइम तक हीट करें तो इससे क्या पता चलता है कि ये देता है एन हेक्सेन। और वो सजेस्ट करता है कि देखो भाई कि इसके अंदर सारे के सारे कार्बन एक दूसरे से बॉन्डेड हैं और जिसकी वजह से हमको एन हेक्सेन की चेन देखने को मिली है। अगर ग्लूकोज की हम रिएक्शन करवा दें हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ, तो जैसे तुम जानते हो कि ये ऑक्सिम का फॉर्मेशन करता है बिकॉज इट हैज एल्डिहाइड ग्रुप, तो यहाँ पे रिएक्ट होगी और ऑक्सिम फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो दिस रिएक्शन कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट में, दैट इज कि आप कैसे पता करें कि भाई जो ग्रुप था अभी तक भी कंफर्म्ड कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, बट हाउ टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है कीटोन। तो हम इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं, किसके साथ ऑक्सीडाइज कराते हैं, किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, और उसमें सबसे बेटर आता है ब्रोमीन वाटर। ये क्या करता है, एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है इन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसका नाम हो जाता है ग्लूकोनोइक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड के अंदर क्या पाया जाएगा, COOH ग्रुप पाया जाएगा। दैट कंफर्म्स कि भाई एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया, तो दैट्स मीन कीटोन नहीं हो सकता था, तो यहाँ पर जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड ही है। अब अगर हम ऑक्सीडेशन करवा दें नाइट्रिक एसिड से, तो हमको ये पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर और कौन सा ग्रुप है इसके अलावा जो हमको देता है सकेरिक एसिड। तो अगर तुमने ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन करवाया तो ये क्या करेगा, ये तो देखो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है, तो ये इस प्राइमरी ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज करके बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड वी गॉट दिस। एंड सिंपली अगर हम सिंपली इसके साथ ही HNO3 के साथ करा दें डार्क रिएक्शन, तो वो इन दोनों ही ग्रुपों को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। नाउ वी रीच टू द समरी। समरी में हमने देखा कि अगर हम प्रोलॉन्ग्ड इसको हीट करते हैं लंबे टाइम तक, तो हमको एन हेक्सेन यानी कि एक सीधी चेन मिलेगी, दैट प्रूव्स कि भाई कार्बन्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर इन अ चेन। दूसरा, अगर हम हाइड्रोक्साइल अमाइन से रिएक्शन करवा दें तो ये क्या करता है, ये इस ग्रुप से रिएक्शन करता है कार्बोनिल ग्रुप से, दैट्स मीन दैट प्रूव्स कि यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप है। अगर हम HI से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन आएगी, और इस एडिशन रिएक्शन ये प्रूव करती है कि भी यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप था, ठीक, उसके ऊपर एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। सिंपली अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमको प्रोडक्ट मिलता है ग्लूकोनिक एसिड। वहीं पर अगर हम एसीटेट के साथ रिएक्शन करवा दें तो हमको मिलता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। लेकिन अगर हम HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो इसके दोनों ग्रुप चेंज हो जाएंगे, दैट ऑल्सो प्रूव्स कि इसके पास क्या है, एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। बाकी ये से वाले कैसे हैं, सेकेंडरी है। नेक्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस राइट नाउ, इट इज अबाउट D and L नोटेशन। और ये हम किसके बेस पे डिसाइड करते हैं, ग्लाइको एसिडल्डिहाइड के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो दिख रहा है, ये एक असिमेट्रिक कार्बन एटम होता है इसके अंदर, ये वाला देखो चारों तरफ अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों तो इसका मतलब वो क्या है, असिमेट्रिक कार्बन है। तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो प्लस फॉर्म में और एक माइनस फॉर्म में, वो भी कौन सा, ऑप्टिकल बिहेवियर शो करने के लिए। तो ये लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है और ये लेफ्ट साइड में रोटेट करता है। ठीक है, रोटेशन ऑफ द लाइट। तो इसके अंदर हम यूज करते हैं D माइनस, और इसके लिए यूज करते हैं प्लस। ठीक, उसके बाद हमको कॉन्फ़िगरेशन देखना है, कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो इन केस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि अगर OH ग्रुप पाया जाए किस साइड में, राइट साइड में, तो वहां पे वर्ड ऐड करते हैं कैपिटल D। इट इज नॉट स्मॉल d, तो इसको कभी भी ऑप्टिकल बिहेवियर से रिलेट ना करके कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट कराना। तो यहाँ पे ये राइट साइड में है तो यहाँ पे आ गया D। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें ग्लूकोज के केस में, ये तो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड है, तो यहाँ पे ग्लूकोज के केस में नीचे वाले से जो अगला कार्बन होगा, ठीक, यहाँ, तो वो भी सिमिलर है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, वही तुमको D लगाना पड़ेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वी डिस्कस दिस पॉइंट
कि भाई जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की वो क्या करता है, दो डिफरेंट फॉर्म में रहता है। एक तो रहती है हमारी जिसको हम बोलते हैं अल्फा फॉर्म, और एक रहती है बीटा फॉर्म। जो अल्फा फॉर्म है वो ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन, और इसको बनाया जाता है बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, और वो भी कितने, एट 303 केल्विन पर। वाइल बीटा फॉर्म की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है 420 केल्विन, 23 केल्विन, और इसको बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हॉट सेचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ 371 केल्विन। ठीक, तो ये सवाला मॉलिक्यूल है, इसमें साइक्लाइजेशन होगा। साइक्लाइजेशन में होता क्या है देखें, ये जो दूसरा वाला कार्बन होता है यहाँ से, ये 6 से मतलब 5 वाला कार्बन, इसके लॉन पेयर जाते हैं और यहाँ अटैक कर देते हैं, जिससे ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये दो तरीके से टूटेगा, यही दिखा रहे हैं ये फ्रुक्टोज का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा तुमको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यही सिमिलर चीज़ हम ग्लूकोज के केस में बात करें तो यहाँ पर भी यही होगा, वही कार्बन से ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसी कार्बन पर अटैक करेंगे और यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो एक रिंग को बोलते हैं हम फ्यूरेन, एक दूसरे को बोलते हैं पायरेन। ओके, दिस बिहेवियर कुड बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कैसे, व्हाट इट वाज प्रपोज के वन ऑफ द OH जो ग्रुप है में एडिड टू द CHO। ठीक, जिससे क्या होता है साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, तो ग्लूकोज फॉर्म्स अ 6 मेंबर्ड रिंग दैट वी हैव नोटिस कि भाई 6 मेंबर्ड रिंग कैसे बनी थी, बाय C5 of forming these explanation above CHO group also exists the glucose in two forms। जैसे अब तुम इस चीज को ऐसे देखो, देखो ये 5 कार्बन है और ये 0, मतलब O मतलब 6 कार्बन हो गए, तो हम इसकी स्ट्रक्चर को यूं बना सकते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, अब ये आ जाएंगी इसकी बॉन्डिंग, जिससे जितना जुड़ा है, सबसे नीचे वाला ग्रुप जो जाता है हमेशा सबसे ऊपर जाता है, फिर इसके नीचे बचा हुआ H आ गया। इस साइड में देखना है क्या है, तुमको तुमको याद रखना है कि भाई जो चीज भी तुम्हारी राइट साइड में है तो वो रिंग के अंदर जाएगी डाउन। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी वाले कार्बन से बात कर लेते हैं, तो इस कार्बन में ये ऊपर है और ये नीचे है, तो यहाँ पर H नीचे आ जाएगा और OH ऊपर आ जाएगा। फिर यही ये नीचे है और ये ऊपर है, तो OH नीचे और H ऊपर। ऐसे ही फिर ये नीचे है और ये ऊपर है, तो यहाँ पर H यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा। फिर ये OH नीचे है और ये H ऊपर। कुछ इस तरीके से तुम इस स्ट्रक्चर को दिखा सकते हो, इफ यू कैन प्रैक्टिस इट। तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर हो जाएगा, एंड देन यू कैन गो विद दिस। अब बात करते हैं म्यूटर रोटेशन की। इन केस ऑफ म्यूटर रोटेशन होता क्या है, पहले समझने वाली बात ये है। तो इसमें क्या होता है कि भाई चेंज हो जाता है ऑप्टिकल रोटेशन, और किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू एनोमर्स, किन्हीं दो फॉर्म्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है उसकी वजह से। जैसे ये देखें, ये अल्फा डी ग्लूकोज है जिसका रोटेशन है +112 डिग्री। उसी में अगर हम बात करते हैं ओपन चेन का तो ये होता है प्लस का 52.7 डिग्री। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें बीटा डी ग्लूकोज का तो दैट इज सिंपली +90 डिग्री। तो यहाँ पे जो तुमको एक बदलाव नजर आया अल्फा से बीटा के अंदर ड्यू टू रोटेशन, दैट इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। ठीक है, द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विद टाइम एंड इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। जो उसके अंदर इक्विलिब्रियम वैल्यू आ जाएगी वो कहलाएगी म्यूटर रोटेशन, और ये रही इसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू। ठीक, अल्फा और बीटा फॉर्म के दोनों की कंबाइंडली। अब बात कर लेते हैं हम यहीं पे एनोमेरिक कार्बन की। तो एनोमेरिक कार्बन या फिर एनोमर्स, तो जो भी कार्बन के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप है उसकी वजह से जो भी वेरिएशन आए हैं, ठीक है, जो दो तरह के अल्फा और बीटा फॉर्म आई हैं उन्हीं को क्या बोल देते हैं हम, उन्हीं को बोल देते हैं हम यहाँ पर दैट इज एनोमर्स, उसको बोल देते हैं एनोमर्स। तो सिंपली अगर हम इसको एक डेफिनेशन के तौर पर कहने की कोशिश करें तो के बीच जो टू साइक्लिक एसिटल फॉर्म है ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर,
तो उसमें जो C1 कार्बन है उसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, और जो उसकी अल्फा और बीटा फॉर्म है उन दोनों फॉर्म्स को बोलते हैं एनोमर्स। ठीक है, जैसे एपीमर्स से, जैसे इसी तरीके से क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज बचती है दैट इज फ्रुक्टोज। अब फ्रुक्टोज का फॉर्मूला भी सेम ही है, बस इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर भी दो साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी जिनको हम बोलेंगे एक तरीके से एनोमर्स। ठीक है, सिंपली बात करें यहाँ पे अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज हो गया, ये बीटा डी माइनस माइनस फ्रुक्टोज हो गया। दोनों की अगर हम रिंग बनाएंगे तो रिंग बन जाएगी ये अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज, और यहाँ पे आ गया बीटा फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको देख लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइसैकेराइड्स, and that thing we discuss